नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोन इन कार्यक्रम है हेलो किसान कार्यक्रम, जिसमें हम खेती किसानी या पशुपालन से जुड़े हुए अलग अलग विषय चुनकर लाते हैं आपके लिए, जिस पर विस्तार से हमारे विशेषज्ञ मेहमानों के साथ हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। साथ ही अगर उन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जहां हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप सीधे सीधे हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं और उनसे सुझाव ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। इसके साथ ही खरीफ फसलों में खाद्य प्रबंधन के बारे में, खाद्य एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में हम आज इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और विशेषज्ञ मेहमानों से लेंगे राय। और अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर ले, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं हमें। और टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के लिए आपको किसी तरह का पैसा नहीं लगना है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे में बेझिझक आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए और विशेषज्ञ मेहमानों से आप राय ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हमारे साथ बातचीत करें तो जो टीवी की आवाज होती है उसको बंद रखेंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए अगर बातचीत करें तो आप जो है आसानी से बातचीत कर सकते हैं, किसी तरह की रुकावट नहीं आती है। तो हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर है 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं, आइए आपका परिचय मन से करा दें। हमारे साथ डॉक्टर BS तोमर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं शासकीय विज्ञान संभाग IIRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह बरार, आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र भटिंडा पंजाब में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। तो बातचीत की हम शुरुआत करते हैं और जैसा कि आज हम जो खरीफ की सब्जियां हैं खासतौर पे उनमें समेकित कीट प्रबंधन की बात करेंगे। तो डॉक्टर तोमर, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक भूमिका आप बना दे इस कार्यक्रम की, इसलिए आप बताएं जो खरीफ की जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां हैं जिसके बारे में आज हम खास तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में भिंडी, बैगन, मिर्च और दलहनी सब्जी फसलों में लोबिया, सेम और कुछ किसान भाइयों ने ग्वार आदि कोई बिजाई या रुपाई की हुई है। इसके साथ साथ जो बेल वाली सब्जी फसलें हैं जिसमें लौकी है, तुरई है, खीरा है, सीताफल है, करेला है, ये भी अभी किसानों के खेत में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें पालक, धनिया और मूली, जड़दार सब्जी फसलों में मूली या सलजम की बिजाई किसान भाइयों ने की हुई है। ये फसलें आम तौर पे अभी खेत में उपलब्ध हैं। इसके जो हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं जिसमें अगेती फूल गोभी की किस्में हैं वो खेत में खड़ी हैं और जो मध्यम बुआई के लिए हैं उनकी रोपाई का समय है। और जो नवंबर से दिसंबर माह में तैयार होने वाली फूल गोभी की किस्में हैं उनका पौधशाला में बीज डालने का समय है। और जो किसान भाई अगेती ब्रोकली या पत्ता गोभी लगाते हैं उसकी पौध भी संभवतः किसान भाइयों ने अपनी पौधशाला में डाल रखी है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है अभी सब्जी फसलों की जो किसानों के खेत में अभी उपलब्ध है। बिल्कुल। और ये जो फसलें हैं उन्हें कीटों से नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में किस तरह से बचाव करें, वह कीट अगर लगी जाए तो किस तरह के उपाय करें, इसके बारे में विस्तार से आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में जो इस विषय से जुड़े हुए हो। बहरहाल उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। समय खेतों में सब्जियों की फसल लगी हुई है। वैसे तो सब्जियों में कई तरह के कीटों के हमले की आशंका रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में सब्जियों में कीटों के हमले की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में किसान समेकित कीट प्रबंधन करके सब्जियों की फसल को नुकसान से काफी हद तक बचा सकते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इनमें चेपा का प्रकोप अधिक रहता है। अगर इनके द्वारा नुकसान की पहचान कर ली जाए तो इनके नियंत्रण में आसानी हो जाती है। बचाव के लिए किसान खेत की गहरी जुताई करें
ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं या तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध को रोपने से पहले जड़ का दवा से उपचार करें। फसल की बढ़वार की अवस्था में नीम के अर्क के 5% घोल का 2-3 बार छिड़काव करने पर कीटों के प्रकोप में कमी आ जाती है। छिड़काव दोपहर बाद करें। मित्र कीटों जैसे लेडी बर्ड, बीटल व सिरफिड आदि की बढ़ोतरी के लिए मुख्य फसल के चारों तरफ और बीच बीच में बरसीम, सूरजमुखी या टमाटर उगाएं। एक ही कीटनाशक का उपयोग बार बार न करें। वहीं टमाटर में समेकित कीट प्रबंधन के लिए पत्ती मोड़क प्रतिरोधक किस्म उगाएं और बीमारी से ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। टमाटर की रोपाई के दौरान 10-15 कतार के बाद गेंदे के पौधों की एक कतार की रोपाई करें। ऐसा करने से हेलिकोवर्पा का नियंत्रण होता है। कीटनाशकों के छिड़काव से पहले स्वस्थ और पके फलों को तोड़ लें व क्षतिग्रस्त फलों को नष्ट कर दें। कीटनाशकों का उपयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है। ये मक्खी करेला, लौकी, तोरई, कद्दू, खरबूजा, टिंडा और खीरा आदि फसलों को हानि पहुंचाती है। बचाव के लिए कीट रोधी किस्मों का चयन करें। हाँ, तो खरीफ के मौसम की जो सब्जियों की फसल है उसके कीट प्रबंधन पर ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर बरार, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खरीफ की फसलें हैं उनमें अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, यानी कि खाद उर्वरक प्रबंधन की बात करें, तो फसलों की अच्छी बढ़वार या अच्छी उपज हासिल करने के लिए कितना जरूरी है कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए? बिल्कुल, जो खरीफ की फसल है जी, उसके लिए अगर हम खाद प्रबंधन की बात करें तो खाद का क्या है कि जितने भी, चाहे हमारे जितनी ऑर्गेनिक कार्बन या जिसको जैविक शक्ति जमीन की बोलते हैं, तो उसको बरकरार अगर रखा जाए तो बरकरार किन किन तरीकों से हम रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल विशेष तौर पे हमें सबसे जरूरी जो है, हमें ऑर्गेनिक कार्बन या जैविक शक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए हम मतलब इस तरह से करें कि जिससे कि हमारी जो जमीन की जैविक शक्ति है वो मजबूत हो और उर्वरक तो प्रबंधन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल की बढ़वार है या पैदावार है वो बिल्कुल अच्छी होगी। तो सबसे पहले प्रबंधन में जो बात आती है तो हम एक तो उसका आधार है, अगर हम सस्टेनेबल या स्थायी या टिकाऊ जो कर खेती कहते हैं तो उसको करने के लिए हमें हर तरह का खाद प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो हर तरह की, अगर जमीन की बात करें तो हर में थोड़ी थोड़ी जगह पे कहीं हमें लगेगा कि ये बहुत भारी जमीन है, बड़ी अच्छी है, और ये हल्की जमीन है, ये दरमियानी जमीन है, उसको हम प्रबंधन के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी परख, जो मिट्टी परीक्षण है वो बहुत करवाना जरूरी है, ताकि हमें पता लग जाए कि जो हमारा ये कुदरती रूपी बैंक है, जो एक तरह का बैंक है, जमीन हमारा एक बैंक है, तो इस बैंक को मजबूत करने के लिए, जैसे बैंक में अगर पैसे निकालते ही जाएं और उसमें डाले नहीं तो एक दिन बैंक में आता है कि हमें जवाब मिल जाता है कि आपके बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है। उसी से ही हम जमीन का अच्छा प्रबंधन है जो उसकी करें कि ताकि जितने पोषक तत्व जमीन से निकाले जाते हैं उनकी भरवाई भी हम इस तरीके से करें जिससे कि हमारी भौतिक शक्ति, हमारी रासायनिक शक्ति, हमारी इस तरह से मतलब जो भौतिक और रासायनिक शक्ति है वो मजबूत हो जाए और हमें का जो उत्पादन है वो हम अच्छे ढंग से कर सके। तो ये खाद प्रबंधन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बरार, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम कि किस तरह से ये जाने सबसे पहले कि जो आपकी मिट्टी है, जैसे आपने एक बैंक का रूप बताया कि उसका बैलेंस कितना है, ये कैसे जाने, और उसके बाद जितनी भी उसमें से निकासी हो चुकी है पोषक तत्वों की, उसकी कैसे उसकी भरपाई करें, उसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में विस्तार से आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए खाद प्रबंधन काफी अहम होता है। खाद को पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है। खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। अगर सोयाबीन की बात करें तो इस फसल के लिए पीएच 6 से
6.5 होना चाहिए। इसलिए अम्लीय भूमि में 3 टन चूना प्रति हेक्टेयर की दर से व क्षारीय भूमि में रॉक फॉस्फेट 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालने से उपज में बढ़ोतरी की जा सकती है। केचुआ खाद 7.5 टन या देसी खाद 10 टन हेक्टेयर बुआई के समय डालें। वहीं धान में केचुआ खाद 10 टन या देसी खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डालें और तरल जैविक खाद या वर्मी वाश के 4 छिड़काव बुआई के 15, 30 और 60 दिन के बाद खड़ी फसल में 1/1 खाद पानी की मात्रा में करें। गोबर खाद की पूरी मात्रा खेत की मचाई करते समय ही खेत में मिला लें। अरहर की फसल में केचुआ खाद 7.5 टन या देसी खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डालें और तरल जैविक खाद या वार्मी वाश के 3 छिड़काव बुआई के 15, 30 और 45 दिन के बाद खड़ी फसल में 1/10 खाद पानी की मात्रा करें। वहीं मक्का की फसल में भी खाद प्रबंधन काफी अहम है। मक्का में केचुआ खाद 10 टन या देसी खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डालें और तरल जैविक खाद या वार्मी वाश के 3 छिड़काव बिजाई के 15, 30 और 45 दिन के बाद खड़ी फसल में 1/10 खाद पानी की मात्रा में करें। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के बाद आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर बराज, जैसे कि आप बता रहे थे इससे पहले कि जो मिट्टी की जो उर्वरा स्थिति है पहले उसके बारे में भी जानना जरूरी है और उसके अनुसार जो प्रबंधन है वो किसानों को जरूर करना चाहिए। तो ऐसे में मेरा सवाल है कि जो खाद प्रबंधन है उसे करने से पहले जो सॉइल हेल्थ कार्ड है यानी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों के लिए? बिल्कुल मैडम, जो एक छोटा सा ही सैंपल मिट्टी का है जी, उस सबसे पहले तो हम उस प्रयोगशाला में ले जाने से पहले उस सैंपल को इस तरह से ले जाएं तो एक छोटे से सैंपल ने ही पूरे खेत की प्रतिनिधित्व करनी है जी। ताकि उस सैंपल को जब हम इस ढंग से लें भी वो प्रॉपर जहां तक हमारा सीड जाता है, जहां सोइंग करते हैं, बिजाई करते हैं, उस वक्त क्या है वहां तक का 6 इंच तक का जो सैंपल है वो जो इंग्लिश का अक्षर वी है जे उस तरह से हम दोनों तरफ उसको काट के चाहे खुरपी से हम काटते हैं तो जैसे बर्फी का पीस काटते हैं उस तरह से बी जो अक्षर है इंग्लिश की जो बी है उसको इस तरह से काटें कि वो मिट्टी 4-5 जगह से हम काट के फिर इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके इसको मिक्स करके फिर एक मिट्टी का सैंपल बना लेते हैं। वो सैंपल बनाने में ये नहीं है कि हमने किसी को कह दिया वो अपने आप वहां से मिट्टी का सैंपल ऊपर से उठा के ले आया, तो वो सैंपल लेने का तरीका नहीं है। इसलिए सैंपल लेने के लिए सबसे पहले हम किसानों को यही मतलब राय देते हैं कि सैंपल इस तरीके से लिया जाए कि आप उसे पूरे मतलब सैंपल को लेने के लिए 4-5 जगह से फिर मिक्स करके एक सैंपल बना के उसके बाद का प्रशिक्षण कराया जाए। तो यानी कि अगर नमूना आप सही तरीके से लेंगे तभी जो सही परिणाम है वो आपको मिलेंगे और उसी के अनुसार फिर आप मिट्टी में जो खाद प्रबंधन है वो कर सकते हैं। बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूंगी समेकित कीट प्रबंधन के बारे में भी। तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी आपने बताया कि खरीफ की वो जो प्रमुख सब्जियां हैं जिनमें कीट की आशंका लग सकती है और किसानों को बहुत ही सचेत रहना चाहिए, ऐसे में बैंगन टमाटर का ही अगर मैं जिक्र कर रही हूँ, बहुत ही प्रमुख सब्जियां हैं ये, तो किस तरह के कीटों का जो है वो प्रकोप हो सकता है और किसानों को किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना जो हमारा आज का विषय है उसको हम एक बिंदु के रूप में बताना चाहेंगे अपने किसानों को कि समेकित कीट प्रबंधन है क्या। जी बिल्कुल। तो समेकित का मतलब है कि एक अप्रोच नहीं, अनेक अप्रोचों का कीट प्रबंधन में इस्तेमाल करना। ठीक। और उसकी शुरुआत हो जाती है गर्मी के मौसम में जब हमारे खेत खाली होते हैं, विशेषकर 15 मई से 15 जून के बीच में, और उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं या मध्य भारत के क्षेत्र हैं उनमें तापक्रम 40 डिग्री या उसके ऊपर नीचे चलता है। तो ऐसे में हम किसान भाइयों को ये कहते हैं कि भाई पहले आपके अपने खेतों की गहरी जुताई करें। ठीक है। गहरी जुताई करने का फायदा क्या है किसान भाइयों को? उसके अंदर जो आपके व्हाइट गर्भ के कीड़े हैं या जो अंडे दिए हुए हैं पहली फसल के अवशेषों में, और जमीन के अंदर जो दीमके हैं और दूसरे अन्य कीड़े हैं, आप उनको जब गहरी जुताई करते हैं तो उससे उनके अंडे लार्वे ऊपर आ जाते हैं और उनको या तो हम तेज धूप के कारण उनको हम नष्ट कर सकते हैं, या जो हमारी प्राकृतिक
पक्षी हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे पक्षी हैं जो कृषि के अंदर बहुत लाभकारी हैं, वो उसको खा करके उनके जो वयस्क होते हैं उनको काफ़ी हद तक समाप्त कर देते हैं जी। अब सूर्य का जो सोलराइजेशन है इसको हम खुला खेत के रूप में कर सकते हैं। अगर हमारा किसान और सचेत है तो हम सोलराइजेशन करने के लिए उसमें मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको ढक के रख सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जो हैं जो कीड़े या अंडे उनमें तेजी से हम उनको समाप्त कर सकते हैं। तो एक तो इंटीग्रेटेड कीट प्रबंधन में पहला कदम जो होता है ये होता है कि हम अपनी ज़मीन के अंदर जो छुपे कीड़े हैं या उनके अंडे हैं, लार्वे हैं, उनको नष्ट करें। दूसरी बात आती है कि हम अपने खेत के अंदर जो हैं जब हम फसल की रोपाई करते हैं तो उस समय और रोपाई के बाद सफाई रखना, सैनिटेशन का ध्यान रखना जरूरी है जी। तीसरा जो है हमें जो हमारे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कीट मित्र हैं उनकी पहचान करना जरूरी है जी। और उनका संवर्धन जरूरी है, उनका संरक्षण जरूरी है। चौथा जो कदम होता है ये होता है कि हम ये कीट रोधी किस्मों का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे देश में इतना विकास नहीं हुआ है कि हम अधिकांश फसलों में कीट अवरोधी किस्मों का विकास कर पाए हैं। जी। कुछ किस्मों में तुलनात्मक दृष्टि से कीड़ों का प्रकोप कम होता है तो उसको हम चयन में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो सब्जी फसलें जिनमें या किस्मों में कीड़ों का प्रकोप कम होता है उनमें जो हमारे बाजार आधारित लक्षण हैं जी। या उपभोक्ताओं की जो पसंद है उसकी आपूर्ति करना, उसके बीच में तालमेल नहीं बैठता है। तो ये एक हम कठिनाई महसूस करते हैं कि कीट अवरोधी किस्मों के विकास पे हमने ज़्यादा अभी जोर नहीं दिया है और उसका कारण यही है कि जब हम उन लक्षणों को उसमें स्थानांतरित करते हैं अपने ब्रीडिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत तो वो उनके जो फल हैं वो उतने आकर्षक या उतने स्वादिष्ट नहीं होते जो उपभोक्ता की मांग को पूर्ति कर सकें। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि भाई आपने फसल लगा ली जी। और लगाने के बाद अगर कीड़े, स्वाभाविक रूप से वर्षा का मौसम है, आर्द्रता अधिक होती है, और तापक्रम भी हमारा 38 से 40 डिग्री के आसपास होता है और कई बार बीच में वर्षा के बीच में ऐसा पीरियड होता है जिसको हम स्पेल, ड्राई स्पेल आ जाता है और वातावरणीय तापक्रम और नमी में असंतुलन पैदा हो जाता है। उससे कई प्रकार के अनुकूल वातावरण बना देते हैं, अनुकूल वातावरण बन जाता है। तो ऐसे में कैसे रोकथाम करें कीटों से, अपने फसल को कैसे बचाएं, इसके बारे में भी आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे और अलग अलग तमाम सब्जियों के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से उनमें कीट प्रबंधन किया जाए और इसके साथ ही खाद प्रबंधन के बारे में भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं खरीफ सब्जी की फसलों में समेकित कीट प्रबंधन की और इसके साथ ही खरीफ फसलों में खाद प्रबंधन के बारे में भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या सवाल है इनका। दूधानाथ जी देवरिया उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूधानाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी 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 जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, वो धान की फसल लगाया हूँ जी, तो इसकी पत्तियां ऊपर से नुकीले भाग से शुरू हो रहा है और ऑरेंज कलर की हो जा रही हैं। जी 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 ठीक है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर बरार, क्या जी जी ठीक है, जानकारी लेते हैं। डॉक्टर बरार, अगर आपने सुना है सवाल दूधानाथ जी का कि धान की फसल उन्होंने लगाई है और जो पत्तियां हैं ऊपर से वो पीली पड़ रही हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ, ये मतलब पीली भी कह रहे हैं और साथ में ये जंगाल के तौर पे भी कह रहे हैं। जी जी, ऊपर से पत्ती का, नुकीली पत्ती का थोड़ा मतलब ये भूरापन होना या पीलापन होना, एकदम एक तो तरीका है वो जंगाल की तरह होता है, जो कि उन्होंने कहा ना थोड़ा वो भूरी हो रही है, तो वो दाल की तरह हो रही है। तो कई जगह पे ऐसा है जिनकी डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। कई जगह तो ऐसा होता है भी अगर हमारे अंडरग्राउंड वाटर जो पुअर पानी है वो पानी कैसा दे रहे हैं, अगर वो पानी कई बार सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट या सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जिनको अपने सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो काला शोरा या सफेद शोरा, अगर ऐसा हो तो वो ऐसी जगह पे कई बार धान में वो ऊपर के एक तरह के टॉक्सिक सिम्टम नोकते हैं जो वो थोड़ी पीली और ये जंगाली सी हो जाती है। जंगाली मतलब जैसे जंगाल सा लगा हो या जैसे जली हुई सी नजर आती है। तो इस तरह से मतलब ये कोई कारण ऐसा हो सकता है, तो ये अपने निकट के कोई भी केवीके में जाके अगर सैंपल दिखा दें तो और बहुत अच्छा रहेगा। वो देख के उस हिसाब से और ज्यादा बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल दूधानाथ जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप जरूर अपने जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर संपर्क करें और सही निदान जो है इससे आपको मिल जाएगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तोमर, आपने हमें समेकित कीट प्रबंधन के बारे में बताया और ऐसे में कुछ सब्जियों के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं जो खरीफ की है, और जैसे कि आपने बताया था कि अगर जो सब्जियां हैं उनमें कीट लग जाते हैं और गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है तो बाजार भाव भी जाहिर तौर पर उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर बैंगन की बात करें, क्योंकि कीड़े लगने की समस्या कई बार बैंगन में होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो किस तरह के प्रमुख कीट लग सकते हैं बैंगन की फसल में? देखिए, बैगन के बारे में हम कहना चाहेंगे ये हमारे भारतीय मूल की सब्जी है और हमारे देश में बैगन के अंदर जो विविधता है वो एक अपने आप में यूनिक है। जी। इसमें फलों के रंग, आकार, पौधे के बनावट में बहुत विभिन्नता होती है। तो इसमें जो बैगन की फसल हमारे देश में बहुत व्यापक पैमाने पे होती है। देश के लगभग हर एक राज्य में इसकी खेती होती है। अगर हम कहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर कच्छ से पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगह इसकी खेती होती है। और इसके जो कीड़े हैं लगभग पूरे देश में एक जैसे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कीड़ा होता है जो नुकसान पहुंचाता सबसे ज्यादा, वो होता है शीर्ष बेदक। इस कीड़े का जब प्रकोप होता है, पौधशाला में भी आक्रमण कर देता है और रोपाई के बाद भी इसका आक्रमण होता है। तो इसमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं उसका किसान भाई बहुत सहजता से देख सकते हैं। जब इस कीड़े का प्रकोप होता है तो इसमें शीर्ष भाग में ऊपर से बढ़वार करने वाला हिस्सा सूख जाता है, ऊपर से कोई 1.5 से 2 इंच की ऊंचाई से वो सूख जाता है जी। तो अब हमें ये उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि खेत में शीर्ष बेदक का प्रकोप हो गया। लेकिन ऐसे लक्षणों को ना आने दिया जाए उसके लिए समेकित कीट प्रबंधन के अंदर हम कहते हैं कि आपको शीर्ष बेदक के लिए निगरानी करना है। जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई करने के साथ ही आप 10 से 15 दिन के अंदर आप अपने खेत में फेरामोन ट्रैप लगा दें और उनको 1 एकड़ में अगर आप 2 से 3 फेरामोन ट्रैप लगाते हैं जिनका उद्देश्य आपका निगरानी करना है। ठीक है, यानी कि निगरानी का मतलब है कि हम ऐसे कोई एक आध पौधे में दिखाई देता है तो उस पर छिड़काव करने की तुरंत फुर्ती ना करें। हम जब फेरामोन ट्रैप लगा उसमें देखें कि उसके अंदर नर वयस्क आने आरंभ हो गए हैं क्या नहीं।
अगर प्रत्येक ट्रैप में 2 से 3 नर उसमें ट्रैप हो रहे हैं तो ये उसकी पहचान है कि अब नर वयस्क मादा वयस्क के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए हैं और ये अवस्था होती है उनकी अंडा देने की। और जब ये अंडा दे देते हैं तब हम अगर निगरानी करते हैं तो उसका नियंत्रण सहजता से कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तोमर, माफ कीजिएगा, यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। बाबूलाल जी बाड़मेर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही कि जो समेकित कीट प्रबंधन है इसके बारे में बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर बरार का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर बरार, आपसे हम जानना चाहेंगे खाद्य प्रबंधन के बारे में विस्तार से जाने उससे पहले कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसके बारे में किस प्रकार से हमें जानकारी मिल सकती है, साथ ही जो उर्वरता है उसको बरकरार रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? उर्वरता को बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि एक तो वो पहले अपने बात कर चुके हैं, सॉइल टेस्टिंग हो गया, उसके बाद में किन किन तरीकों से रख सकते हैं और वो तरीके हैं, जैसे एक तो फार्म यार्ड मैन्योर है जो कि हमारा कुदरती तौर से हम बड़े पुरानी इसको जानते हैं, जो पशुओं के मलमूत्र की और जो हमारी खाद है जिसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, उससे बरकरार रख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि जो पोल्ट्री मैन्योर है, आजकल जो हमारा अलाइड ऑक्यूपेशन है पोल्ट्री चल रहा है, उसकी मैन्योर से हम उसको रख सकते हैं। फिर ये गोबर गैस की जो स्लरी है उससे रख सकते हैं। और एक तो मेरे मन में ये है कि जो फसलों के ही अवशेष उसी को ही जमीन में उसी को ही खेती के तौर पे अवशेषों को इस तरह से डालें कि वो ताकि जितने हमने अवशेषों के जरिए से खाद निकाली है उसको वापस उसकी भरपाई हो सके। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा ये भी हम उसके जितने खाद्यान्न है वो ज्यादा निकाल रहे हैं और उसमें डाल कम रहे हैं। तो हम इसको संतुलित और बैलेंस और सस्टेनेबल रखने के लिए हमें ये सबसे जरूरी है। अब दूसरी बात एक मेरे जहन में ये है कि 5 कै याद रखने की जरूरत है। कै का मतलब कौन सी खाद, कैसे, कब, कितनी और किस, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमें डीएपी डालनी है तो उसको हम छिड़काव कर रहे हैं तो उससे पैसे की वेस्टेज होगी। और हमारा उसको हम डालने के लिए कह रहे हैं कि एक आप उसको जमीन के अंदर सोइंग करो। और जैसे धान के तौर पे जैसे हम कण के अंदर अगर डीएपी की बुआई कर देते हैं तो हमें जरूरत नहीं है कि ये धान में हम खाद डालें और हमें जरूरत नहीं है कि हम उसमें कॉटन या नरमे में या उनमें डालें। तो डीएपी या फास्फोरस वाली जो खाद है, अगर वो डीप रूट सिस्टम क्रॉप है तो भी या दूसरी क्रॉप है, हमको हमेशा सोइंग करनी चाहिए। तो हम इस तरह से हमें डालने का तरीका भी, हाँ यूरिया है, यूरिया ऐसी खाद है जो कि जड़ के पास चल के जा सकती है, लेकिन डीएपी और सुपर खाद ऐसी है इनको जड़ को उनके पास चल के जाना पड़ता है। तो इसलिए खाद प्रबंधन उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से मतलब कितना डाला है और क्या मिला। ऐसा नहीं है भी हमने डाल दिया हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। कई बार किसान भाई हमारे खुद ये मानते हैं और बड़े ही तजर्बेकार है, किसान बड़ा तजर्बा, हर तरह की खोज मेरा ख्याल में हर खेत में हो रही है। बिल्कुल। और तो इस तरह से हमें ये जरूर है, हमारे काफी किसान तो बड़े एडवांस है। जी जी जी, बिल्कुल। तो इनके बारे में भी आगे हम और विस्तार से आपसे जानेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तोमर, जैसे कि आप बता रहे थे, हम खासतौर पे बैंगन के बारे में बात कर रहे थे कि फेरोमोन ट्रैप पहले लगा लेना चाहिए ताकि अंदाजा हो जाए कि कितने नर कीट और मादा कीट है और क्या अंडे देने की स्थिति आ गई है कि नहीं। अगला कदम क्या होना चाहिए? दूसरा कदम जब उसमें ये आ जाता है तो हम कहते हैं कि उस अवस्था पे आप उसका कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति पे आपको कम से कम मात्रा का इस्तेमाल करना होता है जी। और उससे हम प्रभावी तरीके से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो बैगन में कीड़ा आता है वो आता है एप्लिकाना बिटल। ये जो बिटल होती है ये इसके जो गर्भ्स होते हैं ये रोएदार होते हैं, पीले रंग के होते हैं, ये पत्ती को खा करके उसको खराब कर देते हैं। और जब वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है तो एप्लिकाना बिटल का प्रकोप अक्सर देखने में बैगन की फसल में मिलता है। जी, जी। तीसरा जो कीड़ा है वो है जैसिड, रस चूसने वाला कीड़ा होता है। ये हरे रंग का होता है, बड़ा
फुर्ती से पत्ती के नीचे हिलाने पे भागता है और ये रस चूस करके पौधे की बढ़वार को कम करता है। और चौथा जो कीड़ा है बैगन का, जो सबसे प्रमुख कीड़ा, जब वातावरण में बारिश की कमी हो जाती है, तापक्रम अचानक बढ़ जाता है या किसान भाई खेत में पानी नहीं लगा पाते, तो ऐसे में इस कीड़े का प्रकोप होता है। इसको हम बोलते हैं रेड स्पाइडर माइट, बैगन की लाल माइट। और इससे जो है पत्ती के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, इस कीड़े का जब प्रकोप बैगन में होता है तो पत्ती की ऊपरी सतह पे छोटे छोटे सफेद रंग के पाउडर जैसे धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये कीड़े जब अधिक मात्रा में लग जाते हैं तब ये पत्तियों के किनारों पे या शीर्ष भागों पे इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। तब इनको हम लाल रेड स्पाइडर माइट बोलते हैं। ठीक है। तो ये 4 प्रमुख कीड़े हैं जिनकी हमें किसान को पहचान करनी है लक्षणों के आधार पे। और इसके लिए दूसरी बात ये होती है कि सीधे कीटनाशक छिड़काव करने के बजाय आप समय समय पे खेत में जाकर के उसका निरीक्षण करें। बिल्कुल। अगर इसके लक्षण दिखाई देते हैं इस प्रकार के, तब आपको कीटनाशकों के इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। जी जी, तो बिल्कुल डॉक्टर तोमर, माफ कीजिएगा आपको रुकना पड़ रहा है। अगले कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं और क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी हेलो। जी हेलो, अपना नाम बताएं कृपया। सर नाम है कैलाश चंद्र गुजर। जी कैलाश जी, पूछिए अपना सवाल। राजस्थान चित्तौड़ से बोल रहा हूँ सर। जी जी ठीक है सर। मैं सोयाबीन की इल्ली के लिए फोन किया था सर। मैं इल्ली हो रही है किस फसल में? सर सोयाबीन में। सोयाबीन में, अच्छा ठीक है। डॉक्टर तोमर क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, सोयाबीन एक दलहनी फसल है और इसमें आज का जो फसल में, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न, मैं समझ पा रहा हूँ। कैटरपिलर लगे हुए हैं, सुंडी इल्ली लगी हुई है। जी। उसके लिए आप इसको पहचान कर लें। ये हो सकता है बटरफ्लाई का इल्ली होगी। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप थायोमिथॉक्सोम एक कीटनाशक आता है, उसकी 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखना होगा आपको, जब छिड़काव करें मौसम संबंधी जानकारी जरूर देख लें कि जिस दिन आप छिड़काव कर रहे हैं उस समय 4-6 घंटे तक बारिश तो होने की संभावना नहीं है। अगर आपने छिड़काव किया और उसके बाद बारिश होगी तो इसके प्रभाव का आपको ज्यादा असर दिखाई नहीं मिलेगा। तो ये आप सोयाबीन की इल्ली के लिए प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कैलाश जी, मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव आपको यहाँ से मिले हैं डॉक्टर तोमर के जरिए, वो सुझाव जो है उस पर आप अमल जरूर करेंगे और जो आपकी समस्या है उसका समाधान भी जरूर होगा और अच्छी पैदावार आप प्राप्त कर पाएंगे सोयाबीन की। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम, जिसमें आज हम खरीफ सब्जियों की फसलों में समेकित कीट प्रबंधन और साथ ही खरीफ फसलों में खाद प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर BS तोमर और इसके साथ डॉक्टर JS बरार, जिनसे हम ये बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। मामन जी रोहतक हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ है। मामन जी, आपसे गुजारिश करूंगी सबसे पहले मैं कि टीवी की जो आवाज है उसे बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी जी हाँ जी मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम जो हमारी जो धान की फसल है मैम, वहाँ जो नीचे नीचे वाले जो पत्ते हैं वो बिल्कुल वो सूखने शुरू हो चुके हैं मैम। जी ठीक है, धान के जो पत्ते हैं नीचे से सूख रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर बरार आप क्या सुझाव देंगे इन्हें? और पूरी फसल मैम एक सार नहीं हो रही मैम, वो तो जहाँ से जमीन थोड़ी हल्की है वहाँ से बिल्कुल छोटी छोटी हो रही धान की मैम। जी ठीक है, डॉक्टर बरार क्या सुझाव देंगे यहाँ पर आप मामन जी को? हाँ जी बाबू जी, एक तो ऐसा है मतलब जो कह रहे हैं आप कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है। जी मेन काम सबसे पहले जमीन को जब भी हम, चलो देखो अब तो खड़ी फसल है इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेजर लेवलिंग सबसे जरूरी है। ये आप लेजर लेवलिंग पहले वो तवी वगैरह तवियों से जोत के उसके बाद में कल्टीवेटर चला के फिर लेजर लेवलर से लेवलिंग करके उसके बाद में हम धान की जो है रोपाई अगर नर्सरी से कर रहे हैं या जैसे आजकल एक नई तकनीक आई है डायरेक्ट सीडेड राइस, उसकी डायरेक्ट सोइंग जैसे कणक की होती है वैसी हो जाती है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका काम तो एक। दूसरा जो नीचे से सूखने की बात है वो कई बार ऐसा नहीं, अब किस स्टेज पे आपको, पहली बात तो ये भी उस स्टेज कौन सी है वो थोड़ा आप देखो, मतलब किस स्टेज पे, अगर कई बार कोई ऐसा नहीं हो डिजीज हो कोई, तो उस तरह का प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन जो नीचे से कई बार सूखती है, कई बार पानी ज्यादा ठहरने से तो कोई ऐसी समस्या भी आ जाती है। क्यों? ज्यादातर हमारी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हमारी वो रिकमेंडेशन यही है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जी। आप पानी जो देना है ना, पानी को 2 दिन सूखे ताकि वो जमीन में जजब हो जाए और समा जाए, उसके बाद में इरिगेशन देनी है। कई बार तो बरसात का मौसम है और हम इरिगेशन भी दे देते हैं, ऊपर से बरसात का पानी इकट्ठा हो तो उस जगह से भी इस तरह से हो जाता है। तो पहले वही मैं फिर कहूंगा, क्यों मतलब ये है भी आप इस तरह से देखें भी या कोई कीड़ा तो नहीं या ये ऐसा भी पानी के कारण तो नहीं, ये आपको देखना और अपने निकट के जो कृषि विज्ञान केंद्र है या हरियाणा गवर्नमेंट के जो एडीओ साहबान है उनको अपना सैंपल जरूर दिखा दीजिए ताकि आपको कारण सही पता लग सके। बिल्कुल, तो मामन जी मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर बरार ने यहाँ पे जो सुझाव आपको दिए हैं इनका ध्यान आप जरूर रखिएगा। डॉक्टर बरार, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो खरीफ की फसलों की आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता खरीफ फसलों को ज्यादा होती है? किसी भी फसल चाहे वो किसी तरह की भी है, चाहे वो रबी की है या खरीफ की है जी, उसका पूर्ण जीवन चक्र व्यतीत करने के लिए 17 तत्व हैं जिनकी जरूरत है। 17 तो उसमें क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो एक तरह के आगे कुदरती तत्व हैं जिनकी हमारे पौन पानी या वातावरण से हमारे वो मिल रहा है। उसके बाद ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों तत्व जो बड़े तत्व हैं जिनको की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जिनको जरूरी तत्व कह देते हैं। उसके बाद क्या है जितने भी तत्व हैं, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, बोरॉन, ये सभी के सभी जो तत्व हैं छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो उनको लघु तत्व अपने कहते हैं। पर लेकिन ये है कि किसी भी तत्व की अगर हमें मतलब थोड़ी कमी आ जाती है तो ये कई बार होता है कि हम बड़े तत्व डालते जाते हैं, जैसे हमारे किसान ज्यादा
मतलब यूरिया, डीएपी और सुपर या पोटाश इन खादों को जानते हैं, जी। लेकिन की कमी आने लगी है। जैसे खरीफ की फसल में और ये धान की फसल में जिंक की कमी आ जाती है, उसके लोहे की कमी आ जाती है। तो हमें ये अब की बार अगर मान लिया भी हमारे कोई कमी ऐसी आई है तो हमें सैंपल जरूर देखना। जैसे जिंक में फसल खड़ी नहीं होती, पूरी दबी हुई सी नजर आती है, छोटी या बौनी नजर आती है, तो समझो भी जिंक की कमी और पत्ते जंगाले जैसे वो ना बताया था, तो उस तरह में जिंक की डेफिशिएंसी होती है। अगर शुरू में पीलापन नजर आता है, पोषक तत्वों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है। इसके बारे में आगे हम जानेंगे आपसे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। दिलीप जी इस वक्त मुरैना मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका दिलीप जी, पूछिए अपना सवाल। दिलीप जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ मैं मिल रही। जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हमने टमाटर के पेड़ रखे, ठीक है, टमाटर के वो गल रहा है एकदम, ऊपर पत्ता सूख जाता है एकदम, बरस हो जाते हैं। जी 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 डॉक्टर तोमर, पेड़ कम से कम 100 पेड़ खत्म हो चुके हैं। अच्छा, तो काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में डॉक्टर तोमर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अन्यथा बताएं कि क्या करें ऐसे में। आपकी कितने दिन पुरानी हो गई है टमाटर की रोपाई किए हुए फसल? 1 महीने के पेड़ हैं अभी। हमने अगर वहाँ में जुलाई में रखे थे, 1 जुलाई को। अच्छा, 1 जुलाई को लगा दिया था, तो अभी तकरीबन आपके पौधे 1-1.5 फुट के होंगे। हाँ 1.5 फुट के हैं सर जी। हाँ, देखिए जो लक्षण आप बता रहे हैं कि ऊपर की जो पत्तियां हैं वो गल रही हैं। हाँ गल रही हैं, सूख सी रही हैं, गल रही हैं। ये फफूंद की बीमारी है, जिसको हम ब्लाइट कहते हैं। 2 तरह की ब्लाइट होती हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। ये अर्ली ब्लाइट के लक्षण हैं। अगेता अंगमारी रोग बोलते हैं। इसके लिए आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिख लें उसको, रीडोमिल 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव किया जा सकता है। अच्छा सर। या अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप डाइथेन M45 की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं मिलती तो मैं एक और बताना चाहूँगा कि आप साफ के नाम से या आपका एक चैंपियन के नाम से मिलते हैं, जिसमें कार्बेंडेजिम और ये डाइथेन M45 दोनों का कुछ निर्धारित अनुपात में मिश्रण होता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो आप नेटिवो एक ऐसा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फफूंदनाशी है, उसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो लक्षण हैं जो आपने बताए, मुझे पूरा यकीन है कि ये ब्लाइट के लक्षण हैं। और आप इससे बचने के लिए अगर ये जो मैंने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको टमाटर की फसल में इसको रोकना संभव हो सकता है। जी बिल्कुल। तो दिलीप जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्या का हल आपको जरूर मिल गया होगा और इस सुझाव पर जरूर आप अमल भी करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं खरीफ की सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन और खरीफ फसलों में खाद प्रबंधन के बारे में। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि खरीफ सब्जियों की जब बात करते हैं तो गोभी वर्गीय सब्जियां भी है जो किसान काफी लगाते हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? कौन से कीट का प्रकोप उनके फसलों पर हो सकता है? देखिए, इस समय जो किसान भाइयों ने अपने खेत में अगेती फूल गोभी लगी हुई है, उसमें जो बहुत अति अगेती है उसमें फूल बनने शुरू हो गए होंगे और कुछ में अभी 15-20 दिन बाद फूल बन जाएंगे और कुछ रोपाई के लिए तैयार हो गई है, कुछ पौधशाला में होगी। फूल गोभी मतलब ये जुलाई से शुरू हो जाती है इसकी रोपण और ये जनवरी तक चलती रहती है, बहुत लंबी अवधि है। तो इसमें हम देखते हैं कि समेकित कीट प्रबंधन करना बहुत आसान है गोभी वर्गीय फसलों में। अच्छा। जैसे ही अब मौसम आएगा आप उसमें सरसों लगा सकते हैं। सरसों जैसे एक क्यारी में आपने लगाया और उसके किनारे पे सरसों की बिजाई कर दी, तो जो कीड़े हैं वो सरसों पे आएंगे तो छिड़काव उस पे कर सकते हैं, मुख्य फसल को बचा सकते हैं। या आप जब गोभी की रोपाई करते हैं अपने खेत के चारों तरफ मक्का या ज्वार या बाजरे की बिजाई भी साथ साथ कर दें, ताकि वो बहुत सारे कीड़ों को भ्रमित कर देते हैं और वो कीड़े उसी पे आक्रमण करते हैं। तीसरी जो बात है कि अब कीड़े लग कौन से सकते हैं गोभी में? गोभी में पौधशाला में जो सरसों का पेंटिड बग है उसका प्रकोप हो सकता है, जो शीर्ष भाग को खा करके नुकसान करता है। उसके लिए अगर किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से नियंत्रण करते हैं तो उस पर बहुत बारीक राख का छिड़काव कर दें, तो ताकि कीड़ा भ्रमित हो जाएगा और वो उसके शीर्ष भाग को नहीं खा पाएगा। और अगर इसकी स्थिति नहीं है तो मिथाइल डस्ट एक आती है, मिथाइल डस्ट को किसी पुराने कपड़े में ले लें और उसको पोटली बना करके उसको डस्टिंग कर दें। ये तो हम यहाँ नियंत्रित कर सकते हैं। और जब खेत में लगी हुई फूल गोभी है उसमें 2 कीड़ों का प्रकोप अभी हो सकता है। एक तो कैबेज बटरफ्लाई का। ये कैबेज बटरफ्लाई क्या करती है कि गुच्छों में अंडे देती है, 250-300 अंडे देती है, फिर वहां से सुंडियां बन जाती हैं, लार्वे पत्ती को खा जाती हैं और एडल्ट बन के फिर आगे इनकी संख्या बढ़ती है। तो अगर प्रारंभ में किसान भाई अपने खेत में जाकर निरीक्षण कर ले और जिस पत्ते के ऊपर उसने ये छोटे छोटे लार्वे दिखाई दे उनको तोड़ लें सावधानी से, तोड़ करके उनको जमीन में गाड़ दें जी, तो उनकी संख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा तो सावधान रहना बहुत जरूरी है और समय समय पर खेत की निगरानी करते रहना बेहद जरूरी है, ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही आप जो समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकें। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समस्तीपुर बिहार से लकी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। लकी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। लकी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, हेलो। जी जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, हेलो। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होती है, इससे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे सवाल पूछना था कि जी जी पूछिए। हाँ, मैंने पिछले महीने जून जुलाई में टमाटर की फसल लगाई। ठीक है। और उसमें एक अलग टाइप का कीड़ा बार बार हर टमाटर में छेद करके टमाटर को सड़ा देता है, मैं क्या करूं? जी देखिए लकी जी, ये टमाटर का फल बेधक कीड़ा है और इसके जो फल कीट से ग्रस्त हैं उनमें जब ओस के माध्यम से या पानी वर्षा की वजह से पानी जाता है तो वहां से सड़ जाता है और फल पौधे से टूट के अलग हो जाता है।
इसके नियंत्रण के लिए एक तो हम ये कहेंगे, आप जितने इस तरह के कीटग्रस्त फल हैं उनको तोड़ लीजिएगा, तोड़ करके इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दीजिएगा। तोड़ करके खेत के अंदर मत फेंकिएगा या किनारे पे मत रखिएगा। दूसरा एक कीटनाशक है स्पाइनोसेड, जो ट्रेसर के नाम से मिलता है। स्पाइनोसेड ये बहुत ही प्रभावी कीटनाशक है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है। इसकी 4 मिलीलीटर दवाई 10 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप इसका छिड़काव नहीं करते तो मास ट्रैपिंग भी किया जा सकता है। अभी आप अपनी फसल में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। पौधों की ऊंचाई तक 1 एकड़ में आप 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगा दें और 15 दिन के अंतराल पे उनके अंदर जो लगने वाला ल्योर है उसको बदलते रहें, तो मास ट्रैपिंग करके भी आप अपने फसल में इसको कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर आपके आसपास के किसानों ने भी टमाटर लगाया, बैगन लगाया, भिंडी लगाया है, तो उनको भी इस प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप अपने खेत में ये प्रयास करते हैं और उसके बाद फिर वहां से एक वयस्क तैयार होकर दूसरे पड़ोसी के खेत से आपके खेत में पुनः आक्रमण कर देते हैं। यहाँ सहभागिता की आवश्यकता है कि आपस में मिलजुल के इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और डॉक्टर बरार का इस वक्त मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर बरार, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले बातचीत हो रही थी जिसमें आपने बताया था कि जो मुख्य पोषक तत्व है एनपीके, उसका ध्यान तब भी किसान रखते हैं लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे में किस तरह से खाद प्रबंधन करना चाहिए ताकि इनका संतुलन भी बरकरार रहे? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मतलब इसकी डेफिशिएंसी या इसकी जो लक्षण है उनके मतलब जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम इसकी राइस की बात करें या कॉटन की बात करें या कपास की बात करें, तो कपास में अगर हमें ये लग रहा है कि हम फूल गोभी, आम ही फार्मर या किसानों का सवाल है कि हमारी फूल गोभी है जो गिर रही है, तो अब जैसे ये वक्त है, अभी तो खैर थोड़ा चलो बॉल भी बन गया है, तो हमें क्या है कि इसके लिए हमें इसमें नाइट्रोजन और पोटाश की जरूरत है। तो पोटाशियम नाइट्रेट की 2 किलो पोटाशियम नाइट्रेट की 100 लीटर पानी से हफ्ते में हमें 4 छिड़काव करने चाहिए। दिन में भारत ने ज्यादातर 2 कर दिए, 2 अभी और कर देने चाहिए हफ्ते में। इसी तरह से अगर हमें लग रहा है कि हमारे मतलब इसमें लघु तत्व की कोई कमी है, तो हमें उस वक्त क्या लोहे की, जैसे 1 किलो फेरस सल्फेट है जो 100 लीटर पानी में डाल के हमें 1% की लोहे की छिड़काव करना चाहिए। उसी तरह से हमें जिंक का है जो, उस तरह से जिंक और ये लोहा है ये राइस में, और ये कपास के अंदर ज्यादातर नाइट्रोजन और पोटाश की जरूरत है। वो कई बार फूल आते हैं जब, और ये बॉल फॉर्मेशन ताकि हमारे अच्छे बॉल बन सके। इसी तरह से दूसरी चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो मतलब कोई दूसरी फसल है, तो हमें ये छोटे तत्वों की जरूर मतलब ये पहचान और मिट्टी परख है जो करवा लेनी चाहिए छोटे की, ताकि हमें पता भी हमारे खेत में कौन कौन से तत्वों की कमी है और उसी तरह से हमें छिड़काव है जो उसी के आधार में करना चाहिए। जी डॉक्टर बरार, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम में और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसके साथ ही डॉक्टर तोमर, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। मुझे उम्मीद है जो किसान है वो इन जानकारियों का लाभ जरूर उठाएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो विस्तार से जाना आपने कि खरीफ की फसल अगर आप ले रहे हैं तो किस तरह से आपको ध्यान रखना है समेकित कीट प्रबंधन का, और इसके साथ ही खाद प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे और जो उपज की गुणवत्ता होगी वो भी बेहतर रहेगी, तभी आपको जो बाजार से वाजिब भाव है वो भी मिल सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं अब कार्यक्रम में आगे और अब हम आपको कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी विशेषज्ञ मेहमानों से, उनके बारे में बता दें ताकि उन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कल के कार्यक्रम को आप जरूर देखें और उन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप विशेषज्ञ मेहमानों से पूछकर आप राय ले सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। और इन जानकारियों के आधार पर आप जब खेती किसानी करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि जो आपकी उपज होती है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। तो कल का जो विषय रहेगा वो है जैविक खेती और इसके साथ ही पर्यावरण सुरक्षा। इन दोनों विषयों पर कल विस्तार से इस कार्यक्रम में होगी चर्चा। आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम के लिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, और दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खास जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।